महेंद्र सर, क्लास सेकेंड आर्ट्स का सब्जेक्ट सिविक्स। आज प्रथम प्रश्न पत्र का प्रथम मुख्य अध्याय शीत युद्ध का दौर। कौन सा पाठ है? शीत युद्ध का दौर, जिसको कोल्ड वार एरा के नाम से हम जानते हैं। शीत युद्ध का दौर का तात्पर्य जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि शीत युद्ध क्या है, जिसको हम कोल्ड वार कहते हैं। शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध को समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, जब कोई भी एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र के ऊपर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न करके अपने मानसिक शक्ति के बल पर उसका हानि पहुंचाता है, उसका उससे ईर्ष्या करता है, उसकी आलोचना करता है और उसे हमेशा अपने से नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो इस स्वरूप शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र की आलोचना करना ही शीत युद्ध कहलाता है। इस भावना में किसी अस्त्र शस्त्र अणु बम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यही दिया है कि शीत युद्ध का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जिसमें राष्ट्रों और उनके गुटों के मध्य घृणा व अविश्वास का वातावरण होता है। यह शस्त्रों से लड़ा जाने वाला युद्ध न होकर, अर्थात यह अस्त्र शस्त्र से लड़ने वाला युद्ध नहीं होता है। राष्ट्रों व उनके गुटों के मध्य मतभेदों की तनावपूर्ण अभिव्यक्ति है। राष्ट्रों और उनके गुटों के मध्य मतभेद जो होते हैं, उसी की तनावपूर्ण स्थिति को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। भारतीय विद्वान मोहन सुंदर राजन के अनुसार शीत युद्ध दो गुटों के मध्य, अर्थात शीत युद्ध दो गुटों के मध्य शक्ति संघर्ष का, विचारधाराओं के संघर्ष का, जीवन शैली तथा राष्ट्रीय हितों के संघर्ष की राजनीति का मिश्रित क्या है? रूप है। सबसे पहले अमेरिका के विद्वान, जिनका नाम था बर्नार्ड एम बारूच, क्या नाम था? बर्नार्ड एम बारूच ने 1947 में शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1947 में शीत युद्ध का प्रयोग किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुटों, अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी पूंजीवादी गुट तथा सोवियत संघ के गुट में साम्यवादी गुट के मध्य तनाव की स्थिति थी। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो उस समय संपूर्ण विश्व दो गुटों में बंट गया था। एक गुट था अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमवादी गुट और दूसरा गुट था सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट, और दोनों के मध्य स्थिति में बहुत बड़ा तनाव, ईर्ष्या और देश फैल गया था, जिसने दोनों गुटों के बीच ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में, केवल इन्हीं दोनों गुट के बीच में नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में घृणा व अविश्वास का वातावरण उत्पन्न किया। विद्वानों ने ऐसी स्थिति को शीत युद्ध का नाम दिया। क्या नाम दिया? शीत युद्ध का नाम दिया। शीत युद्ध के अंतर्गत दोनों गुटों ने अपने अपने सैनिक संगठन भी बना लिए थे। शीत युद्ध के अंतर्गत दोनों गुटों ने अपने अपने सैनिक गुटों का भी निर्माण कर लिया था। अमेरिका ने पश्चिमी देशों को मिला करके अपना एक विशाल सैनिक संगठन तैयार किया था, और सोवियत संघ ने अपने पूर्वी देशों को मिला करके सैनिक संगठन बना लिया था। पश्चिमी देशों के सैनिक संगठन का नाम था नाटो तथा साम्यवादी देशों का सैनिक संगठन का नाम क्या था? वार्सा पैक्ट। तो इस स्वरूप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व शक्तिशाली देशों ने दो गुटों में बांट करके शीत युद्ध को संचालित कर रहा था। अब यह शीत युद्ध का उदय क्यों हुआ? शीत युद्ध का उदय क्यों हुआ? कौन सी ऐसी परिस्थितियां विश्व के सामने आ गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या एक दूसरे देशों के बीच में कौन से ऐसा ईर्ष्या और ऋणात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से शीत युद्ध प्रारंभ हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति की व्याख्या शीत युद्ध के आधार पर की जाती है। आप जानते हैं कि शीत युद्ध का काल 1945 से 1951 तक माना
जाता है। यह क्वेश्चन आता भी है कि शीत युद्ध का समय कब से कब तक माना जाता है। तो याद रखिएगा, शीत युद्ध का समय 1945 से 1991 तक जो है माना जाता है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी गुट का क्या हो गया, अंत हो गया। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध का भी क्या हो गया, उसी के साथ अंत हो गया, क्योंकि अब एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में केवल अमेरिका देश ही शेष बचा। सोवियत संघ के विघटन को शीत युद्ध के अंत के रूप में जो है जाना जाता है। शीत युद्ध के उदय व विकास में निम्नलिखित तथ्यों का योगदान विशेष रूप से जो है माना जाता है। शीत युद्ध के उदय में या उसके विकास में कौन कौन से ऐसे तत्व थे जिसकी वजह से शीत युद्ध जो है एकदम प्रगति की सीमा पर जो है पहुंच गया। पहला कारण उसका देता है रूस में साम्यवादी क्रांति। क्या है? रूस में साम्यवादी क्रांति। 1917 में रूस में साम्यवादी विचारधारा के आधार पर लेनिन के नेतृत्व में जो है क्रांति हुई थी। किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में। और उस समय साम्यवादी विचारधारा और पूंजीवादी विचारधारा के बीच में तनाव था। साम्यवादी विचारधारा के लोगों का विचार था कि व्यक्ति का जो निजी संपत्ति है उस संपत्ति पर राज्य का अधिकार होना चाहिए, जबकि पूंजीवादी विचारधारा के लोगों का यह विचार था कि व्यक्ति का जो संपत्ति है उस पर राज्य का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इन दोनों के तनाव को लेकर के रूस में जो साम्यवादी क्रांति प्रारंभ हुई, जो दोनों के विचारों में जो तनाव फैलाया और शीत युद्ध क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। दूसरा है जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद। जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जर्मनी के द्वारा सोवियत रूस पर आक्रमण किया गया, सोवियत के रूस के साथ पूर्वी देश के सैनिक भी थे, लेकिन जर्मनी सीधे सोवियत रूस पर जब आक्रमण किया तो सोवियत रूस ने अमेरिका व पश्चिमी देशों से गुहार लगाई, आग्रह किया कि जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे को खोला जाए। दूसरे मोर्चे को खोलना मतलब अमेरिका भी जर्मनी के ऊपर दूसरे तरफ से क्या करे, आक्रमण करे और हमारा सहयोग करे। सोवियत रूस के द्वारा इस प्रकार के सहयोग मांगने पर अमेरिका ने बहुत विलंब कर दिया। तब तक जर्मनी ने सोवियत रूस के अधिकांश क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो सोवियत रूस के मन में आया अमेरिका हमारे साथ विश्वासघात किया है, और तभी से दोनों के बीच में तनाव क्या हो गया, फैल गया। तीसरा दिया अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 में अमेरिका और सोवियत रूस अर्थात पश्चिमी देश और पूर्वी देश एक साथ मिलकर जर्मनी के साथ जो युद्ध कर रहे थे। लेकिन 1945 में अमेरिका ने सोवियत रूस के छिपे तौर पर या सोवियत रूस से बिना बताए परमाणु बम का आविष्कार कर लिया। जब इसकी सूचना सोवियत रूस को मिली तो उसके मन में खेद उत्पन्न हुआ और अमेरिका को एक विश्वासघात राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया। यह सबसे बड़ी देशनात्मक परिस्थितियां दोनों के बीच में हुई, जिसके वजह से द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाएं, पूर्वी यूरोप में अगर सोवियत सेनाओं के ऊपर अगर हम विचार करें तो सोवियत संघ ने पूर्वी देशों में अधिकांश सेनाओं को उसी स्वरूप में छोड़ दिया, उसको बुलाने का कार्य नहीं किया। अमेरिका ने कहा कि अपनी सेनाएं उन पूर्वी देशों से हटा लिया जाए, लेकिन उसकी सोवियत संघ ने उल्लंघन किया, अमेरिका की बात नहीं मानी, जिससे दोनों के बीच में क्या हो गया, तनाव फैल गया। पांचवा दिया चर्चिल का फुलटन भाषण। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 5 मार्च 1946 को फुलटन नामक स्थान पर एक भाषण दिया और उस भाषण में कहा सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था को लौह आवरण बताया। सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था को फुलटन ने क्या बताया, लौह आवरण। उस समय ब्रिटेन और अमेरिका दोनों एक साथ मिलकर के सोवियत संघ को नीचा दिखाना चाह रहे थे, और ऐसी परिस्थितियों में सोवियत संघ का अपने भाषण के माध्यम से चर्चिल उसकी आलोचना प्रति आलोचना जो है कर रहे थे, जिसकी वजह से दोनों के मन में और अधिक बीच मतभेद और इससे जो क्या हो गई,
फैल गई। इस तरह से राष्ट्रों के बीच में मतभेद और ईर्ष्या के संघर्ष को ही हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? आजाद हुआ। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो उस समय अमेरिका चाहता था कि भारत देश हमारे गुट में सम्मिलित हो जाए और सोवियत रूस चाहता था कि भारत हमारे गुट में सम्मिलित हो जाए। भारत की विशाल जनसंख्या को देख करके, भारत की विशाल प्राकृतिक भूभाग को देख करके अमेरिका के मुंह से भी पानी आ रही थी और सोवियत रूस भी भारत को अपने में सम्मिलित करना चाह रहा था। लेकिन आपको पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू दूरदर्शिता के कारण न तो अमेरिका के गुट में सम्मिलित हुए और न ही सोवियत संघ के गुट में सम्मिलित हुए, अपना एक अलग मार्ग को अपनाया जिसको हम गुट निरपेक्षता के मार्ग के नाम से जानते हैं। हमने शीत युद्ध का दौर पढ़ा रहा था। शीत युद्ध क्या होता है कल हमने आपको बताया था कि जब कोई भी एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे शक्तिशाली राष्ट्र के ऊपर बिना अस्त्र शस्त्र प्रयोग किए, बिना अणु बमों के प्रयोग किए, अपने तीव्र मानसिकता के आधार पर उसकी आलोचना प्रत्यालोचना करके उसकी हानि पहुंचाने का कार्य करता है तथा पूरे विश्व में उसकी आलोचना का प्रचार प्रसार करता है और अपने से नीचा दिखाने का कार्य करता है, तो इस प्रकार के मानसिक युद्ध को ही हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध क्यों हुआ और उसके कौन कौन से कारण से कल हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे द्विध्रुवीयता की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ बाइपोलरिटी। द्विध्रुवीयता की शुरुआत में द्विध्रुवीयता किसे कहते हैं, इसे हम आज जानने का प्रयास करेंगे। द्विध्रुवीयता, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व स्तर पर दो महाशक्तियां सामने उभर करके आई थीं। एक था सोवियत रूस और दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 से 1991 तक की विश्व व्यवस्था को हम द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है या द्विध्रुवीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। द्विध्रुवीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जिसमें विश्व स्तर पर दो महाशक्तियों का अस्तित्व होता है। कितने महाशक्तियों का? दो महाशक्तियों का, तथा दोनों महाशक्तियां विश्व स्तर पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता, तनाव तथा संघर्ष की स्थिति बन गई। तो इस स्वरूप में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में पूरे विश्व स्तर पर तनाव की परिस्थितियां जो है बन गई। अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों का एक संगठन था और सोवियत संघ के पास यूरोप के जो है पूर्वी देशों का जो है संगठन था और इस स्वरूप में दोनों अपने सैन्य शक्तियों का विस्तार करके एक दूसरे के बीच आलोचना और हानि पहुंचाने का जो है कार्य करते थे। इस दो महाशक्तियों को के केंद्र को ही हम द्विध्रुवीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इसी रूप में आइए हम आपको ले चलते हैं एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या होती है। एक ध्रुवीय व्यवस्था, एक ध्रुवीय व्यवस्था एक ऐसी विश्व व्यवस्था है जिसमें किसी एक महाशक्ति का विश्व स्तर पर जो है वर्चस्व होता है। केवल जो है पूरे विश्व स्तर पर एक देश का ही सर्वमान्य शक्तियां होती हैं, वही सबसे शक्तिशाली राष्ट्र जो है माना जाता है। उसी को हम एक ध्रुवीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। इस तरह की व्यवस्था का सूत्रपात 1991 में जब सोवियत संघ के विघटन तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो है माना जाता है। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो केवल एक वर्चस्व शक्ति के रूप में अमेरिका ही बचा और इस स्वरूप में अमेरिका ही एक ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दिखाई दे रहा था, जब विश्व में अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में सामने आया। अब अगला दिया है बहुध्रुवीय व्यवस्था। द्विध्रुवीय व्यवस्था और एक ध्रुवीय व्यवस्था के बाद जो है बहुध्रुवीय व्यवस्था भी देखने को मिलता है। द्विध्रुवीयता की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति के साथ जो है बहुध्रुवीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विश्व में शक्ति के दो से अधिक केंद्र होते हैं। केवल अमेरिका और सोवियत रूस ही नहीं बल्कि 21वीं शताब्दी के
प्रारंभ होते होते बहुत सारे ऐसे देश सामने उभर करके आए जो एक महाशक्ति के रूप में अपने को प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वही 21वीं शताब्दी में आरंभ में यद्यप अमेरिका का प्रभाव बना हुआ है, लेकिन विश्व क्षितिज पर शक्ति के नए केंद्रों का विकास भी तेजी से हो रहा है। इनमें चीन, भारत, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका तथा रूस जैसे देश हैं, जिनकी गणना विश्व की उभरती शक्तियों में की जा रही है। ऐसी स्थिति को हम बहुध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है या बहुध्रुवीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो यह रहा हमारा द्विध्रुवीय व्यवस्था, एक ध्रुवीय व्यवस्था और बहुध्रुवीय व्यवस्था। आइए अब हम देखते हैं सैनिक गठबंधनों की नीति। क्या दिया है? सैनिक गठबंधनों की नीति। इस शीत युद्ध के दौरान में अमेरिका अपने पश्चिमी देशों के साथ सैनिक गठबंधन करके विश्व स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में अपने को प्रदर्शित कर रहा था। दूसरी तरफ सोवियत रूस अपने पूर्वी देशों के साथ मिलकर के सैन्य संगठन करके अपने को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व स्तर पर प्रदर्शित कर रहा था और दोनों महाशक्तियों के बीच में कोल्ड वार शीत युद्ध जो है चल रहा था। इस आधार पर देखें तो द्विध्रुवीयता की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति गठबंधनों की राजनीति है। इसके अंतर्गत नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो, सेंटो, अंजुस संधि आदि सैनिक गठबंधनों की स्थापना की गई। अमेरिका तथा उसके पश्चिमी सहयोगी देशों का मुख्य संगठन नाटो है। उस संगठन का क्या नाम है? नाटो, जिसको नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में की गई थी और इस सैनिक संगठन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। हम यहाँ स्पष्ट करेंगे कि अमेरिका की नाटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन क्या है। इसका उद्देश्य क्या है कि जब कोई भी एक राष्ट्र इस अमेरिका और उसके संगठन सदस्य देशों के ऊपर आक्रमण करता है तो वह देश के ऊपर केवल आक्रमण नहीं माना जाता है, बल्कि उस संगठन में सम्मिलित सभी देशों के ऊपर आक्रमण माना जाता है और यह सभी देश एक साथ मिलकर के इस देश के ऊपर जो है आक्रमण करेंगे और उसे असफलता के स्थान पर पहुंचाने का जो है कार्य करेंगे। यही उद्देश्य है नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन का। इसी स्वरूप में सोवियत संघ तथा उसके पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों ने 1955 में वर्षा सैन्य संगठन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? 1955 में वर्षा सैन्य संगठन की स्थापना की थी। तो बच्चों इसको याद कर लीजिएगा कि वर्षा सैन्य संगठन की स्थापना कब की गई थी। और इसी स्वरूप में क्वेश्चन में यह भी पूछता है कि नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन या नाटो की स्थापना कब और कहां किया गया था। तो इस स्वरूप में वर्षा सैन्य संगठन की स्थापना 1955 में की गई थी। इसे वर्षा पैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मुख्यालय पोलैंड की राजधानी वर्षा में है। कहां पर है? पोलैंड की राजधानी वर्षा में। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और केवल एक वर्चस्व राष्ट्र के रूप में केवल अमेरिका ही बचा, तो ऐसे परिस्थितियों में 1992 में वर्षा संधि को भंग कर दिया गया। वर्षा संधि को कब भंग कर दिया गया? 1992 में। अर्थात निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पश्चिमी यूरोप जहां अमेरिका के प्रभाव में था, वहीं पूर्वी यूरोप किसके प्रभाव में था? सोवियत संघ के प्रभाव में था। और ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के बीच में कोल्ड वार कर रही थी, शीत युद्ध को जो संचालित कर रही थी। आइए हम अब आगे चलते हैं। शस्त्रों की दौड़ में तेजी।
किस प्रकार से शस्त्रों की दौड़ में तेजी हुआ। शीत युद्ध के दौरान दोनों गुट अपने शक्ति व प्रभाव में वृद्धि के लिए शस्त्रों की दौड़ में संलग्न हुए कि हम अधिक से अधिक शस्त्रों का निर्माण करें, अधिक से अधिक हथियारों का निर्माण करें। इस तरह से दोनों महाशक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा आ गई। आपको मैं पहले ही बता चुका था कि 1945 में केवल अमेरिका ही परमाणु शक्ति संपन्न जो है राष्ट्र बना था। केवल अमेरिका ही जो है परमाणु शक्ति का जो निर्माण किया था, अन्य कोई देश नहीं किया था। लेकिन 1.5 दशक बाद लगभग 15 वर्ष के अंदर 4 अन्य देश सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस व चीन भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो है बन गए। सोवियत संघ अगस्त 1949 में परमाणु परीक्षण किया था अपने परमाणु शक्ति का निर्माण करके। ब्रिटेन ने 1952 में परमाणु परीक्षण किया, फ्रांस ने 1960 में परमाणु परीक्षण किया और चीन ने 1946 में। ठीक है, इसके साथ ही परमाणु हथियारों के विस्तार पर रोक लगाने के लिए महाशक्तियों तथा अन्य देशों ने 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी तथा 1968 में परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको NPT के नाम से भी जानते हैं, देशों ने हस्ताक्षर किए। फिर भी परमाणु परीक्षणों तथा परमाणु हथियारों का विस्तार नहीं रुका। धीरे धीरे अन्य कतिपय देशों ने भी परमाणु हथियारों की क्षमता प्राप्त कर ली। जैसे भारत ने 1974 में, भारत ने भी 1974 में परमाणु शक्ति का निर्माण करके परमाणु परीक्षण किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अनेक विदेशी शासकों ने इनकी आलोचना किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि हम असंलग्न गुट निरपेक्षता की नीति का तो पालन करते हैं, लेकिन जो परमाणु शक्ति का हमने परीक्षण किया है वह युद्ध के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है। इसी रूप में इजराइल ने 1979 में, पाकिस्तान ने 1998 में तथा उत्तरी कोरिया ने 2006 में परमाणु हथियारों की क्षमता अर्जित कर ली। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आर्थिक संसाधनों को विकास की बजाय सैनिक कार्यों में विकास होने लगा और धन खर्च होने लगा। आज यहीं तक प्यारे बच्चों, आप अपना नोट्स तैयार रखिएगा और इसी आधार पर नोट्स तैयार करके अपने पढ़ाई को पूरा कीजिएगा।